लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत में अगर आप देखोगे तो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओनरशिप जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये तीसरी सबसे बड़ी बॉडी है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इसके पास इतनी ताकत है कि कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना बता दे उस जमीन पर चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मिस यूज की भी खबरें आती हैं। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के हिसाब की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास आज मौजूद है। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख प्रॉपर्टी हैं और 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि कब्रिस्तान आते हैं, मदरसे आते हैं, इसके साथ साथ मस्जिद और कुछ बाजार टाइप की चीजें आती हैं। तो आज हम हिस्ट्री कनेक्ट में ये डिस्कस करेंगे कि ये वक्फ होता क्या है। दूसरी चीज कि ये वक्फ का जो है ये उदय कहां से हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या है और कहां से आया, और भारत में जो वक्फ बोर्ड है वो काम कैसे करता है। क्या किसी हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी और धर्म के व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा सकता है, वक्फ बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में कैसे आया। तो अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है अगर मैं उसकी बात करूं तो भारत सरकार वक्फ एक्ट 1995 में टोटल 40 बदलाव करने जा रही है और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध हो रहा है और इस तरह की बातें चल रही हैं, इससे पहले जानना जरूरी है कि वक्फ होता क्या है और इस्लाम में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इस्लाम धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने, एक तो वहां पे कॉन्सेप्ट है दान देने का कि जरूरतमंद को आप दान दीजिए और इस्लाम की भलाई के लिए काम कीजिए, इस्लाम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। तो जब भी कोई शख्स इस्लाम में अपनी प्रॉपर्टी का दान देता है तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। जो दान देता है उसको वाकिफ कहा जाता है। अब होता क्या है कि अगर किसी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया तो इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी का अब कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी होगी किसी जरूरतमंद के इस्तेमाल के लिए या फिर इस्लाम के प्रचार के लिए। इसी वजह से इंडिया में या दुनिया में भी ज्यादातर जो आप मस्जिदें देखते हैं, मदरसा देखते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है ज्यादातर मामलों में। हालांकि अगर आप इंडिया में एग्जांपल देखो तो अजमेर शरीफ जो है वो उसमें नहीं आता, उसका अपना एक अलग कानून। दूसरा होता है मुतावली। मुतावली वो होता है जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट देखता है कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो वाकिफ होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को दान करता है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का ही दान कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी की प्रॉपर्टी उठाई या फिर कोई कर्जे में अपनी प्रॉपर्टी है और उसको कह दिया कि नहीं मैं इसको दान कर रहा हूं, वो चीज वाकिफ नहीं कर सकता। वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाती। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है दोस्तों कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उसे प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ होगा तो इस्लाम के प्रचार के लिए या इस्लाम में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बाजार, बहुत सारे कब्रिस्तान, मस्जिद और कई इस्लामिक अस्पताल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो आते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी में। इंडिया में अगर आपको इसका एक एग्जांपल देखना है तो आपने हमदर्द का नाम सुना होगा, जैसे कि हमदर्द दवाखाना, हमदर्द अस्पताल। इवन दिल्ली में जो हमदर्द जामिया मिस्लिया इस्लामिया है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से वक्फ जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज का कॉन्सेप्ट है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी है और जो प्रॉपर्टी है उसका इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ज्यादा से ज्यादा भलाई का काम किया जा सके। अब सवाल आता है कि इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट आया कहां से, वो कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से हमें वक्फ के बारे में मिलता है। तो दोस्तों कुरान और हदीथ दोनों में वक्फ का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान में जो वक्फ का जिक्र मिलता है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। कि ये नहीं कहा गया है कि ये चीज वक्फ है, लेकिन उसके सबूत मिलते हैं। अगर आप कुरान का चैप्टर 3 वर्स 92 देखें, जैसे हमारे यहाँ श्लोक होता है वैसे कुरान में वर्स बोला जाता है, सूराह बोला जाता है। तो अगर आप सूरा 92 में जाएंगे चैप्टर 3 के, तो उसमें कहा गया है
कि तुम्हें भलाई कभी नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपनी प्रिय चीजों में से अल्लाह की राह में कुछ खर्च ना करो, और जो भी तुम कुछ खर्च करोगे उसे अल्लाह, उसके बारे में अल्लाह को भली भांति पता है। तो माना जाता है कि ये जो वर्ष है कुरान में, ये कहीं ना कहीं जिक्र करती है वक्फ के बारे में, यानी कि दान के बारे में, और इसी को वक्फ का सोर्स माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्वान हैं वो इस चीज को सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल मानते हैं, है ना। वो क्या चीज है कि भाई समाज में बराबरी आए, हर व्यक्ति को जीने की सही चीजें मिल सके, गरीबों की मदद हो सके। अब यहाँ पर इसको लेकर एक कहानी भी कही जाती है। एक यहूदी थे मुखारिक, तो मुखारिक ने पैगंबर मोहम्मद को 7 खजूर के बागान दिए थे धार्मिक काम के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। कहा यह जाता है कि पैगंबर ने रिलीजियस पर्पस के लिए इस जमीन का फिर बाद में इस्तेमाल किया। तो ये चीज वक्फ का सोर्स मानी जाती है कि वक्फ यहां से शुरू हुआ। फिर ऐसे ही जो इस्लाम के बाद में खलीफा हुए उमर इब्न अल खत्ताब, ये जो थे आगे जाके खलीफा भी बने थे, ये बहुत क्लोज हुआ करते थे पैगंबर मोहम्मद के। तो कहा जाता है कि खत्ताब को सऊदी अरब में खैबर नाम की एक जगह थी, वहां पर एक जमीन मिली, बड़ी जमीन मिली। तो उन्होंने जाके पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इस जमीन का क्या इस्तेमाल करना है। तब पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि इस प्रॉपर्टी को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऐसे करना है कि जनता की भलाई हो। तो दोस्तों माना जाता है कि यहां से इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट आया। फिर आगे चलकर इस्लाम में खलीफा हुए, उसके बाद उमैयद डायनेस्टी आई, अब्बासी डायनेस्टीज जो थी, इन सब ने भी वक्फ का इस्तेमाल किया, वक्फ को खूब ज्यादा डेवलप किया ताकि इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार किया जा सके। इसमें मस्जिदें बनवाई गई, मदरसे बनवाए गए। बड़े पैमाने पर अगर आप कब्रिस्तान भी देखते हैं तो उनको भी वक्फ के अंतर्गत ही इस्तेमाल किया जाता था। अब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी चीज थी, और इसी चीज की एंट्री होती है भारत में, जब भारत में दिल्ली में इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत का काल देखें, जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनता है दिल्ली का, तो वो शुरू करता है यहाँ पे वक्फ के कॉन्सेप्ट को। इसी दौरान अगर इसके बाद अगर आप देखो तो अलाउद्दीन खिलजी हो गए, या फिर आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सारी जो डायनेस्टीज थी, इन सब ने भी इस्तेमाल किया वक्फ को लेकर। वक्फ एक तरह का सोशल बॉन्ड होता है कि भाई लोगों ने आपस में मिलके एक प्रॉपर्टी बनाई है, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि सबकी मदद हो सके। और इसी बीच में सूफी स्कॉलर्स थे, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो या निजामुद्दीन औलिया हो, इन सब ने भी इस कॉन्सेप्ट को का इस्तेमाल किया ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा सके, और इस्लाम की जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। मुगल एरा में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी लोगों ने मिलके वक्फ का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिससे कि मस्जिद बनाई जा सके, मदरसा बनाया जा सके, और सूफी जो संत हैं उनके लिए दरगाहें वगैरह बनाई जा सके। तो दोस्तों माना जाता है कि जो मुगल पीरियड था इंडिया में खासतौर पे, वहां पे वक्फ को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, मतलब एक तरह से एक मैकेनिज्म बनाया गया जिससे कि वक्फ को प्रमोट किया जा सके, और वक्फ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी किया जा सके, और वक्फ को लगातार बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह से जो ताजमहल है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो वक्त की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अगर आप इंडिया में हिस्टोरियंस को देखें तो इरफान हबीब या के निजामी जैसे जो हिस्टोरियंस हैं, वो मानते हैं कि वक्त जो था वो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट, खासतौर पे मुगल पीरियड में और सल्तनत काल में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था उसने, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में उस टाइम पीरियड। तो इस तरह से दोस्तों जो वक्त प्रॉपर्टी थी उन्होंने काफी बड़े लेवल पे डेवलपमेंट को प्रमोट किया। तो ये है मुगल पीरियड टाइम तक कैसे वक्त चला। अब जाहिर सी बात है कि मुगलों के बाद ब्रिटिश हमारे देश में आए, तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था और चलता आ रहा था। तो इस सिस्टम को अंग्रेजों ने भी जारी रखा। अंग्रेजों ने क्या जारी रखा, 1860 के दशक से ही जो वक्फ है तो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके चलाने का काम चलता आ रहा था। फिर उसके बाद 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया।
इसके तहत ये चीज डिस्कस की गई कि वक्फ को कैसे गवर्न किया जाए, मतलब वक्फ को संभालने का काम कौन करे। फिर 1923 में थोड़े बदलाव के साथ इस एक्ट को और आगे लाया गया, और 1954 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रॉपर तरीके से एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। फिलहाल अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम इस कहानी में आजादी के पास तक आ चुके हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहले तो 1923 वाला ही एक्ट चल रहा था, लेकिन 1954 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड लाया गया। अब ये भारत का पहला वक्फ से रिलेटेड कानून था आजाद भारत में। इसमें क्या किया गया, कहा गया कि एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा, और राज्यों के पास अधिकार होगा कि वो अपने अपने बोर्ड बना सकते हैं। तो यहां से एक स्ट्रक्चर आ गया कि एक सेंटर में बोर्ड होगा और कुछ राज्य में बोर्ड होंगे। इसी वजह से आज हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड है। इन 32 वक्फ बोर्ड में शिया बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। तो ये जो दो सेक्ट हैं इस्लाम में, इसको लेकर भी अलग अलग बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का काम है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करना। आपको कोई जमीन वक्फ में दी गई है, उस जमीन को अपने पास रखना, उससे रिलेटेड उस पर कुछ ऐसा काम कराना जिससे कि आपको पैसा मिल सके, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करना चैरिटेबल पर्पस के लिए, दान देने के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वक्फ में एक होता है वाकिफ जो कि दान करता है, जो जिसे दान देता है उसे मुतावली कहा जाता है, और मुतावली का काम होता है उसे मैनेज करना। अब मुतावली ये देखता है कि प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी को कहाँ इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। और इसी तरीके से आज के टाइम पे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए क्लेम किया जाता है कि इतने करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी है, और 8 लाख से 9 लाख के बीच में प्रॉपर्टी टोटल जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में जो इतनी प्रॉपर्टी आई है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये वक्फ बोर्ड ही तय करता है। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वक्फ बोर्ड में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा। फिर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक मुस्लिम विधायक होता है, मुस्लिम विधायक के साथ एक सांसद होता है, राज्य बार काउंसिल का एक मेंबर होता है, और एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल जो कि इस्लाम के बारे में जानता हो, जिसको इस्लाम की नॉलेज हो, वो लोग होते हैं। और इन सब की जो सैलरीज वगैरह के हिसाब से भी वो चीजें की जाती हैं। तो ये 1954 में आया था और 1995 तक ये एक्ट चलता रहा। 1995 में इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। जो स्वप्निल अभी पूछ रहे थे, वो चीजें जो है वो 1995 के बाद ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू होती हैं। 1995 में क्या हुआ, इससे पहले का एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। बाबरी ध्वंस और राम मंदिर का मुद्दा जो था वो 1991 के बाद बहुत ज्यादा चला। जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने इसमें चेंजेस करने की कोशिश की थी, और 1995 में उन्होंने एक चीज ऐड की कि अब वक्फ में एक ट्राइब्यूनल भी होगा। तो ट्राइब्यूनल बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम होता है। जज से पहले एक छोटी सी, आप इसको अदालत की तरह समझ लीजिए, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और जुडिशियल पावर भी होती है। इन लोगों का ये था कि अब कोई भी वक्फ से जुड़ा मुद्दा जो होगा वो कोर्ट की बजाय ट्रिब्यूनल में आएगा, और ट्रिब्यूनल जो है वो तय करेगी कि मुकदमे को कैसे सुलझाना है। तो 1995 के बाद 2013 में एक और क्लॉज इसमें जोड़ा जाता है, और वो क्लॉज है क्लॉज 40, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड को लेके प्रॉब्लमेटिक चीज मानी जाती है। उसको मैं डिस्कस करने से पहले अभी आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। लोगों को लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है ना। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज आती है कि भाई वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बड़े पैमाने पर मस्जिद, दुकानें, बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब सुन के लोगों के मन में एक इमेज आती है कि वक्फ बोर्ड जो है उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों, वो इसके बिल्कुल उलट है। और इसी रियलिटी जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, इसी वजह से ये जो नया कानून है ये लाना जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। बहुत पहले से इसको लेके अमेंडमेंट की बात हो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2006 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट बेसिकली भारत में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको लेकर बनी थी। इस रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर है वक्फ बोर्ड को लेके। तो उसमें सच्चर कमेटी ने यह पाया कि अगर वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी का ढंग से इस्तेमाल किया जाए
तो वक्फ साल भर में 12,000 करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकता है। ये मैं 2006 में बता रहा हूं जो आंकड़ा था कि 12,000 करोड़ रुपए की अर्निंग वहां से हो सकती थी। और ये 12,000 करोड़ रुपए, क्योंकि आपको मैंने वक्फ के बारे में बताया है कि भाई उसका इस्तेमाल जो है वो लोगों की भलाई के लिए करना है, तो जाहिर सी बात है ये इस्लामिक कम्युनिटी की भलाई के लिए जा सकता था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस टाइम पर कितने रुपए सिर्फ अर्न होते थे? मात्र 163 करोड़ रुपए। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके 12,000 करोड़ रुपए की अर्निंग का पोटेंशियल है, वहां से सिर्फ 163 करोड़ रुपए ही बोर्ड कमा पा रहा है। और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है करप्शन, भ्रष्टाचार, मिसयूज ऑफ मनी या मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये होता कैसे था? आज के टाइम पे जो मुतावली हैं, जिनके पास ये जिम्मा है कि हमें भलाई के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करना है, वो सारे ही लोग आज के टाइम पे करप्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। माना जाता है कि कई सारे जो मुतावली हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऑपरेट करते हैं। मतलब जो कि इस्लाम में मना है कि आपको नहीं करना है, आपको इसको भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, वो चीज आप नहीं कर रहे हैं। उसकी बजाय आप क्या कर रहे हैं? आप जो प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो पैसा है किसकी जेब में जा रहा है? वो मुतावली की जेब में जा रहा है, वो वक्फ बोर्ड के लोगों की जेब में जा रहा है। एक अलग लेवल का करप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। होता क्या है कि मुतावली जो है वो रेंट पर जमीन देते हैं आपस में समझौता करके प्राइवेट प्लेयर को, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम ही यही है कि इस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया, इससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल करना है भलाई के लिए, कहीं पे चैरिटी के लिए या दूसरी चीजों के लिए। मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले 100 रुपए में कोई जमीन 1,000 रुपए में कोई जमीन किराए पे दी जा रही थी, तो वो आज के रेट के हिसाब से तो नहीं होगा ना, आज के रेट के हिसाब से उसकी प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन वो रेंट एग्रीमेंट, वो रेंट साइन करेगा पुराने रेट पे, तो जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। इसी वजह से इसको लेके बहुत ज्यादा अभी भी कंट्रोवर्सी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज वो है साल 2013 का अमेंडमेंट। साल 2013 में केंद्र सरकार ने एक नया अमेंडमेंट किया और उसमें ऐड किया सेक्शन 40। तो अभी आप देख रहे होंगे सेक्शन 40 मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। अगर आप इसको देखें तो इसमें ये बताया गया है कि अगर बोर्ड को लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो बोर्ड अपने हिसाब से सर्वे करके उस जमीन को जो है वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। और इसको लेकर अगर कोई मुकदमा होता है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ जाएगा वक्फ की जो ट्रिब्यूनल है उसमें। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आने लगी आगे चल के कि बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आए जिसमें कहा गया कि ये सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ ने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और इससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई 2022 में। ये जो कंट्रोवर्सी है, तमिलनाडु में क्या हुआ, वक्फ ने एक पूरे गांव को जो है घोषित कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब हुआ क्या, वक्फ बोर्ड ने इस गांव में एक आदमी अपनी करीब 1.5 एकड़ की जमीन वो बेचने चला, तो वहां पे उसको पता चला कि उसे तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी क्योंकि उसकी जमीन वक्फ के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे 2 बहुत बड़े नियमों का वायलेशन हो रहा था, वो क्योंकि उस शख्स ने तो अपनी जमीन दी नहीं थी वक्फ को, तो वो बहुत पहले से चली आ रही थी। इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टी हैं। बाद में पता चला कि पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ के अंतर्गत आ गया और इसमें एक 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ के अंदर मान लिया गया। फिर इसमें तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और उसके बाद उन्होंने जो है इस मामले को बोलते हुए कहा कि भाई किसी भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इन्हीं वजहों से आज के टाइम पे जो नया कानून है उसमें कई सारे प्रावधानों की बात की जाने लगी है कि भाई आप इसको लेकर सॉल्व कीजिए, ये जो करप्शन है इसको कम करने की बात कही गई है। अब आते हैं इस बात पर कि नए कानून में है क्या, और इससे भी अलग जो सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है कि क्या आपकी भी जमीन वक्फ अपने नाम कर सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप सुबह सो कर उठे और पता चले कि आपका घर जो है वो वक्फ के अंतर्गत आ गया है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं
और जो 1995 का कानून था उसमें यह था कि भैया वक्फ जो है मुसलमान भी दे सकता है वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी, और हिंदू भी दे सकता है या किसी और धर्म का व्यक्ति भी दे सकता है। लेकिन ये जो नया कानून है उसमें इस चीज को हटाने की बात कही जा रही है, और इस वजह से माना जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको लेकर केस लड़ सकते हैं। और यहीं पर आता है सेक्शन 40 का विवाद, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। अब आते हैं कि नए कानून में क्या है। तो दोस्तों नए कानून में टोटल 40 बदलावों की बात कही जा रही है। ये एक दो बदलाव नहीं है, टोटल 40 बदलाव हैं। इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 40 को खत्म करने की बात कही गई है, ताकि तमिलनाडु जैसा जो इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि एकदम से जमीन पर पूरा कब्जा कर लिया, उसको बचाने की जो उस तरह की इंसिडेंट ना हो, उनको हटाने की बात कही जा रही है। अच्छा, इस चीज का विरोध भी हो रहा है, मैं आपको विरोध भी बताऊंगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड में कहा गया है कि 2 गैर मुस्लिम लोगों की को रखा जाएगा इस बोर्ड में। यानी कि अभी तक ऐसा नहीं था कि मुस्लिम गैर मुस्लिम रखे नहीं जा सकते थे, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली मेंशन हो जाएगा कि ये लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो रहेंगे इस बोर्ड में। तीसरा, सर्वे करने का काम है, मैं ये बताना भूल गया, माफ कीजिएगा। 1995 के एक्ट में ये था कि स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वेयर को अपॉइंट करेगी, जो सर्वे करेगा लैंड का, और उसके बाद बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के अंतर्गत आती है या फिर नहीं। लेकिन इस वाले जो नया कानून है, जो नया बिल आने वाला है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो ताकत है ये कलेक्टर के पास चली जाएगी। यानी कि जो डीएम होगा पर्टिकुलर एरिया का, वो अब जाके ये तय करेगा कि पर्टिकुलर जमीन वो वक्फ के अंतर्गत आती है या फिर नहीं आती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जिसमें इस तरह का विवाद चल रहा है। अब दोस्तों सेक्शन 40 को खत्म करने को लेकर विरोध ये हो रहा है कि इससे पहले भी जो सर्वेयर होता था वो स्टेट ही अपॉइंट करता था, लेकिन इस करप्शन को खत्म करने के लिए अभी सेक्शन 40 जो करप्शन हो रहा था कि हमने किसी भी जमीन को वो कर दिया गया है, इसको खत्म करने के लिए 40 को हटाने की बात कही जा रही है। गैर मुस्लिम बोर्ड को लेकर भी, गैर मुस्लिम का बोर्ड में होने को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि भाई गैर मुस्लिम क्यों होना चाहिए, जबकि ये प्रॉपर जो सिस्टम है ये इस्लाम का सिस्टम है। कलेक्टर को पावर देने के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो 6 महीने के अंदर डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात है। कहा गया है कि अगर 6 महीने के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटली रजिस्टर नहीं किया गया तो प्रॉब्लम है, फिर उस जमीन को वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि भाई अगर हम वक्फ की जमीन को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करने चलेंगे भी तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वक्फ का नियम है उसमें सिर्फ लिखित एग्रीमेंट नहीं है बल्कि वर्बल एग्रीमेंट के तहत भी जमीन वक्फ को चली जाती है। तो इसका पूरा रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल काम है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कागज नहीं है, क्योंकि वो वर्बली दान की गई है। तो दोस्तों ये पूरा मुद्दा था मेरे हिसाब से, और स्वप्निल आपको भी मैंने जो आपका सवाल था या जो आपने कहा उसको मैंने कवर कर लिया है कि किस तरह से करप्शन है, उसी करप्शन को खत्म करने के लिए चीजें आ रही हैं, उसका विरोध भी हो रहा है। और इसी विरोध के तहत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये जो कानून है वो दिया गया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो जो वक्फ का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है। लेकिन जैसा कि हमेशा से रीति चली आई है कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन जब वो प्रैक्टिकलिटी में जमीन पर उतरता है तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वही दिक्कतें अभी वक्फ बोर्ड के साथ चल रही हैं। और ये दिक्कत क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। एक ऐसा करप्शन है जिसमें कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या तो अंडर यूज है या तो मिस यूज है। और एक बहुत बड़ा जो अभी पॉइंट रखा जा रहा है वो यही रखा जा रहा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अच्छे से मैनेज हो सके। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।